नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो हमारा अध्याय है वह है पद परिचय। यहाँ पर हम पद परिचय से संबंधित प्रत्येक बिंदु का सरल और आसान शब्दों में अध्ययन करेंगे, जैसे कि अर्थ, परिभाषाएं, उसके भेद तथा उसके विभिन्न उपभेद, उनका हम उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। साथियों, हमारी जो हिंदी व्याकरण की यह श्रृंखला है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो हमारा जीके का आता है उसमें हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन दिया गया है उसके लिए, साथ ही साथ रीट, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट और एमपीटेट के विद्यार्थियों के लिए, डीएसएसपी के विद्यार्थी, केबीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, स्कूल और कॉलेज लेक्चरर्स के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, तथा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी, चाहे वह एनसीईआरटी से संबंधित हो, सीबीएसई से संबंधित हो या आरबीएसई से संबंधित हो, सभी के लिए जो व्याकरण श्रृंखला हमारी चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पद क्या है, उसकी परिभाषा क्या क्या है, उसके भेद क्या है, उन्हें हम पढ़ते हैं। अब आता है कि पद परिचय एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। यानी कि एक शब्द है स्वतंत्र, जैसे कि मान लीजिए कि कमल है, कमल अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, पर जब वो वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद बन जाता है, और वाक्य में उस पद की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि वो शब्द का उस पद जो वाक्य दिया गया है उसमें किस प्रकार से उसका प्रयोग किया गया है, वह किस प्रकार से आया है, उसके विभिन्न भेद कौन से हैं, किस रूप में वो आया है, उन सभी का जो परिचय दिया जाता है वो हमारा पद परिचय कहलाता है। अब इसकी जो परिभाषा है उसे पढ़ते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द कहलाता है, पद कहलाता है। यानी कि ऐसा शब्द जो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक, उसकी कोई मीनिंग्स निकलती हो, वो हमारा जो शब्द होता है पद कहलाता है, और पद से मिलकर ही हमारा पद परिचय पूरा बनता है। अब आता है कि पद परिचय के भेद कौन कौन से हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। यानी कि वो जो शब्द आया गया है, मान लीजिए कि हमने उदाहरण बोला कि कमल, तो कमल जब उसको हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, यानी कि एक जो पूरी लाइन बनाएंगे कि कमल तालाब में खिलता है, ये जो वाक्य मैंने बनाया है उसमें कमल का क्या भेद है, उसके उपभेद क्या है, वो किस लिंग से संबंधित है, किस वचन का है, किस कारक से संबंधित है, वो उस सब का ज्ञान करना ही हमारा पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है। यानी कि एक जो लाइन दी जाती है, हमारा वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य के प्रत्येक शब्द को हम टुकड़ों में बांटकर उनका व्याकरणिक विशेषता क्या है, वह किस रूप में आया है, लिंग में है, वचन में है, किस प्रकार से वो आया है, यही बताना हमारा पद परिचय कहलाता है। अब यहाँ पर आता है कि पद परिचय को कितने भागों में हमने बांटा है। तो हमने पद परिचय को 5 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला जो है हमारा संज्ञा शब्द पद परिचय, यानी कि संज्ञा जितने भी शब्द हैं संज्ञा से संबंधित, उन शब्दों को हम पद परिचय किस प्रकार से जान सकते हैं। सर्वनाम शब्द पद परिचय, यानी कि जो हमारे सर्वनाम है उनसे पद परिचय का जो पहचान है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। विशेषण जो शब्द हैं उसमें हम पद परिचय को कैसे पहचान कर सकते हैं। क्रिया शब्दों को हम पद परिचय में किस प्रकार से देख सकते हैं। अवयव जो शब्द हैं उन्हें हम किस प्रकार से एक पद में, एक वाक्य में, एक लाइन में कहाँ जो अवयव आया है वो हम देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अवयव जो पद परिचय हैं उसके हमने 4 उपभेद भी किए हैं। पहला है क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, दूसरा है संबंध बोधक शब्द पद परिचय तथा समुच्चय बोधक शब्द पद परिचय, और विस्मय आदि बोधक शब्द पद परिचय। यानी कि
हमने पद परिचय को कितने भागों में बांटा? पहले 5 भागों में बांटा था। फिर अवयव जो शब्द हैं उसको हमने पुनः 4 उपभागों में बांटा है। ये जो हमारी तालिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है हमारा पहला जो भेद है, संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है, तो उस लाइन में एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में संज्ञा कौन सी है, कहाँ है, वो उसका रूप क्या है, ये हम संज्ञा शब्द पद परिचय में जानेंगे। जैसे कि संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, कौन सी संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग के रूप में आई है, वचन में कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुई है, कारक जो हमारे हैं कर्ता ने कर्म को करण से, इस द्वारा वो किस कारक के रूप में उस पंक्ति में आई है, तथा उस शब्द की क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है कि यानी कि वह शब्द जो है वो क्रिया से किस प्रकार से संबंधित है, ये हम संज्ञा शब्द पद परिचय में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ये हमारे सामने एक लाइन आ गई है, एक पूरी पंक्ति है। अब इस पंक्ति में संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, उसमें कौन से लिंग का है, कौन से वचन है, किस प्रकार से वो हम देखते हैं। जैसे कि राजेश है, तो राजेश क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है क्योंकि राजेश पुरुष रूप में है तो पुल्लिंग आएगा, वह एक वचन है क्योंकि राजेश एक ही नाम ही है इसीलिए, और ने जो शब्द आया है राजेश के बाद, ये कर्ता का कारक यानी कि कर्ता के कारक के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया है, और दी यानी कि देना यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता द्वारा जो की जा रही है क्रिया, वो देने के अर्थ में आता है। अब जैसे दूसरा जो हमारी संज्ञा इसी पंक्ति में है कि रमेश, रमेश भी संज्ञा ही है, वह भी व्यक्तिवाचक ही है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और दी जो है यानी कि देने के भाव जो क्रिया है हमारी, वो क्रिया का कर्म है, यानी कि क्रिया कौन सी थी हमारा, देने का, और कर्म था पुस्तक लेना। को के साथ कर्म कारक है, को के साथ किस तरह का कारक लगा है, कर्म कारक। ठीक है, अब आता है हमारी पुस्तक, जो तीसरा जो शब्द उस लाइन में था, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, उसमें पुस्तक जो है वो किस रूप में आई है, वह पुस्तक संज्ञा के रूप में है, जातिवाचक है क्योंकि कोई भी पुस्तक हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, सारी किसी की भी पुस्तक हो सकती है। स्त्रीलिंग है क्योंकि पुस्तक दी, पुस्तक जो है अपने आप में एक स्त्रीलिंग जो है वाचक शब्द है, वो एक वचन के रूप में ही है क्योंकि एक ही पुस्तक दी है, और कर्म कारक है। अब दूसरा जो वाक्य है हमारा, नेपाल चीन से हथियार लेता है। अब इसमें जो संज्ञा है वो नेपाल व्यक्तिवाचक है क्योंकि नेपाल एक देश का नाम है, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा, पुल्लिंग के रूप में आया है, एक वचन रूप में आया है, और कर्ता कारक के रूप में आया है। अब आता है चीन, जैसे कि यह संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक के रूप में आया है, पुल्लिंग के रूप में आया है, एक वचन रूप में है, और अपादान यानी कि लेने का जो भाव है, चीन से हथियार लेने का जो भाव है वो अपादान के रूप में अलग हो रहा है। अब हथियार जो शब्द आया है वो क्या है, हमारी संज्ञा है, जातिवाचक, कोई सा भी हथियार हो सकता है, गन हो सकती है, मिसाइल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पुल्लिंग है बहुवचन के रूप में क्योंकि हथियार एक ही नहीं होते हैं, हथियार जो है बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयुक्त होता है, और कर्म कारक के रूप में हथियार शब्द जो इस लाइन में हमारे आया है। अब आता है कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय, कि किस प्रकार सर्वनाम में हम पद परिचय को देखते हैं। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाता है कि यानी कि वो किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में है, इस पर विचार किया जाता है। यानी कि हम सर्वनाम जब पद परिचय देखते हैं किसी भी वाक्य में, तो उसमें हम उस सर्वनाम से संबंधित प्रत्येक बिंदु को देखते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये एक हमारे पास वाक्य आया है, इसमें जो मैं शब्द है वो उत्तम पुरुष के रूप में आया है क्योंकि स्वयं वक्ता है,
इसीलिए सर्वनाम है, मैं एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग के रूप में आया है, एक वचन के रूप में भी आया है, और चलता हूं जो है क्रिया का कर्ता कारक है। ठीक है। अब दूसरा जो वाक्य है कि यह वही कार्य है, यह वही कार है। कार यानी वही, यानी कि एक निश्चित जो है वही बता रहे हैं चीज। जैसे कि यह जो शब्द यहाँ पर आया है वह सर्वनाम के रूप में आया है, निश्चयवाचक के रूप में है, अन्य पुरुष जो श्रेणी है उस रूप में आया है, स्त्रीलिंग है, और एक वचन के रूप में आया है यहाँ पर। फिर आता है हमारा तीसरा है विशेषण शब्द का पद परिचय, यानी कि संज्ञा हो गई हमारी, सर्वनाम हो गया, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण। और विशेषण शब्द जो हमारा वाक्य दिया जाता है उसमें विशेषण किस रूप में आया है उसको हम विशेषण पद परिचय में देखते हैं। जैसे कि विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण के प्रकार, कौन सा प्रकार है विशेषण का, उसकी अवस्था कौन सी है, उसमें कौन से लिंग का उपयोग किया गया है, कौन सा वचन है, वह विशेष्य के साथ जो यानी कि कर्ता जो होता है उसके साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया है, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। इस वाक्य में अब विशेषण कौन सा है? वीर, यानी कि वीर जो है हमारा विशेषण के रूप में आया है, सैनिकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कैसे सैनिक है? वीर जो सैनिक है, यानी कि सैनिकों का जो भाव है वो कौन सा है? वीरता का भाव। तो वीर क्या है? एक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा जो है सैनिक उसकी विशेषता बता रहा है। गुणवाचक है, सैनिकों का जो गुण है वीर सैनिक, यानी कि उसमें गुणवाचक संज्ञा आई है, मूल अवस्था में ही है वीर। पुल्लिंग के रूप में आया है और बहुवचन के आया है, क्योंकि सैनिक जो है एक नहीं है, काफी सैनिक है, इसीलिए यहाँ पर वो बहुवचन के रूप में आया है। और सैनिकों जो है विशेष्य का गुण व्यक्त करता है, यानी कि सैनिकों का विशेष जो है हमारा, यानी कि कर्ता जो है उसके गुण को व्यक्त करता है वीर शब्द। अब आता है सब। सब क्या है? एक विशेषण है, संख्यावाचक है, मूल अवस्था में ही है, पुल्लिंग के रूप में है और बहुवचन के रूप में है, तथा दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध करवाता है, यानी कि दुश्मन जो है उसकी संख्या का मतलब जो बोध है वो करवाता है। अब जो हमारे पास दूसरा वाक्य है, यह सपेरा बहुत चतुर है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कि कौन सा विशेषण लगा है। यह जो शब्द है वह हमारा विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, और पुल्लिंग के रूप में है, एक वचन के रूप में है, और सपेरा जो शब्द है वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब आता है हमारा चतुर जो है वो क्या है? पद में वह विशेषण के रूप में आया है और गुणवाचक है और पुल्लिंग के रूप में आया है तथा एक वचन रूप में ही है। और सपेरा जो है वो विशेष्य का विशेषण है, यानी सपेरे का जो है गुण, सपेरा जो संज्ञा है उसका विशेष्य की विशेषता वह बता रहा है, यानी कि बहुत चतुर जो शब्द है वह उसकी विशेषता को बता रहा है। इसके बाद साथियों आता है क्रिया शब्द का पद परिचय, यानी कि क्रिया जो हमारी है, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना इत्यादि जो क्रियाएं शब्द हैं उसमें हम पद परिचय किस प्रकार से एक वाक्य में देखते हैं वो देखते हैं हम। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया के प्रकार किस प्रकार को देखा जाता है? क्रिया के प्रकार को देखा जाता है, उसके लिंग, उसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, वाच्य किस प्रकार का है, फिर काल जो शब्द है वो इसमें आया है या नहीं, तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उस शब्द का क्या संबंध है, ये हम क्रिया शब्द पद परिचय में देखते हैं। जैसे कि राम ने, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि राम ने रावण को मारा, तो इस जो शब्द है इसमें पद परिचय जानेंगे हम कि जो मारा जो शब्द है ये हमारी क्रिया है और सकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसको मारा तो हमें उत्तर मिल जाता है राम को मारा, इसलिए यह हमारी क्रिया जो है कौन सी है? कर्म सकर्मक है। पुल्लिंग है, एक वचन के रूप में ही आई है, और कर्तृवाच्य जो है वह है इसमें, और भूतकाल जो है इसमें आया है। साथ में जो मारा जो शब्द है वो क्रिया का कर्ता, यानी कि राम, तथा कर्म जो है वो रावण के रूप में
प्रयुक्त हुआ, यानी कि राम ने जो कार्य किया है, जिस पर कार्य किया है, जो कर्म किया है, यानी कि रावण को मारने का जो कर्म किया है वो किसने किया है, यानी कि हमारे कर्ता राम ने किया है। इसलिए यहाँ पर जो कर्ता है वो है हमारे राम और रावण जो है कर्म है। अब हमारा दूसरा वाक्य आता है सवेरे में उठा। इसमें कौन सा जो पद परिचय है, क्रिया, उसमें देखो उठा जो शब्द है वह क्रिया है। उठना, बैठना, खाना पीना, ये हमारी क्रियाएं ही हैं। अकर्मक है क्योंकि क्या उठा, अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह हमारी अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग के रूप में है, एक वचन के रूप में ही है, कृतवाच्य है, कर्तृवाच्य है और भूतकाल के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। और उठा जो है क्रिया का कर्ता जो है वो मैं है, उसमें क्रिया का कर्ता कौन है, मैं। अब आता है हमारा पांचवा अवयव शब्द। अवयव वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कर्म और कारक आदि का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, जैसे कि और, मैं, किंतु, परंतु आदि इत्यादि जो ये शब्द आते हैं ये हमारे अवयव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अब है अवयव शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इनके पद परिचय में केवल अवयव शब्द के प्रकार, किसके प्रकार देखने हैं, सिर्फ हमें अवयव शब्द के प्रकार देखने हैं, उसकी क्या विशेषता है या संबंध ही इसमें बताया जाता है। जैसे कि अवयव शब्द पद परिचय के हमने फिर पुनः 4 जो उपभेद किए थे, उसमें पहला जो है हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय। यहाँ पर क्रिया विशेषण पद परिचय क्या है, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो हमारा क्रिया पद परिचय है। जैसे कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, उसके भेद, क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं और उसमें कौन सी क्रिया की जा रही है, उसकी जानकारी हमें क्रिया विशेषण पद परिचय में मिलती है। जैसे कि राम वहां गिरा था, श्याम वहां गिरा था, राम वहां गिरा था, कोई सा भी वाक्य हम ले सकते हैं। जैसे वहां जो शब्द है ये हमारा जो वाक्य में आया है वो क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है और स्थान से संबंधित है क्योंकि वहां एक स्थान को बता रहा है। गिरा था क्रिया का स्थान जो है उसको निर्देशित कर रहा है। अब दूसरा जो वाक्य है हमारा, मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाक्य है, इसको आप अच्छे से देखिएगा कि मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, जिसमें जो रोज है अगर इस पे अंडरलाइन कर दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर जब एग्जाम में पेपर्स बनाते हैं तब तो किसी एक शब्द पर वह अंडरलाइन कर देगा नीचे की तरफ और उसी का हमको पद परिचय बताना होता है। वो 4 ऑप्शन देगा और उसमें से हमको एक चूज करके आंसर लिखना है। तो रोज जो शब्द है वो किस प्रकार का है, क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। कालवाचक है क्योंकि रोज सवेरे जो है वो समय को इंगित कर रहा है। प्राणायाम जो क्रिया है वह समय को बतलाकर उसकी विशेषता को प्रकट कर रही है। अब आता है हमारा दूसरा जो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, जिसमें क्या क्या हम देखेंगे अवयव के रूप में, उसके भेद और जिन शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव जो होते हैं 2 पदों को, 2 शब्दों को और 2 वाक्यों को मिलाकर मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे और, तथा, तथापि इत्यादि जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, सीता और गीता दोनों बहनें हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है, सीता और गीता, यानी कि सीता और गीता को जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन सा है, हमारा और। जो और है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अवयव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ पर समुच्चय बोधक जो है हमारा अवयव वो कौन सा कहलाएगा, पद परिचय के अंतर्गत समुच्चय बोधक पद परिचय। अब आता है हमारा तीसरा संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होता है, इसका संबंध किससे है, यानी कि ये जो है संबंध बोधक जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं और सर्वनाम का इसमें उल्लेख किया जाता है। जैसे कि ट्रेन समय से पहले आ गई, यहाँ पर समय से पहले आ गई जो शब्द है, से पहले, क्रिया से पहले जो शब्द लगता है वह हमारा संबंध बोधक शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है से पहले जो है वो कालवाचक यानी कि समय को इंगित कर रहा है, संबंध बोधक अवयव है।
ट्रेन जो है संज्ञा के समय की विशेषता को बता रहा है, यानी कि जो से पहले है वो जो ट्रेन जो हमारी है संज्ञा, उसके समय की जो विशेषता है वो हमें बताता है। अब आता है कि विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वे ऐसे अवयव होते हैं जो हमारे मन के भावों को, यानी कि हमारे जो मानसिक भाव हैं उनको बताते हैं। जैसे कि कुछ हर्ष के भाव हो गए, शोक सूचक हैं, भय सूचक हैं, आश्चर्य सूचक हैं, तिरस्कार सूचक हैं, अभिवादन सूचक हैं, चेतावनी सूचक हैं। इतने सारे जो विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं ये जो हमारा दिया गया है, इन सभी में जो उनका जो उपयोग है वो पद परिचय में किस प्रकार से किया गया है वो हमें विस्मयादिबोधक पद परिचय में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि वाह कितना सुंदर है, यानी कि किसी पदार्थ या किसी वस्तु के लिए कहा गया है कि वाह कितना सुंदर है। यहाँ पर जो वाह शब्द है वो हर्ष का सूचक है, विस्मयादिबोधक सूचक अवयव कहलाता है। अब आता है हमारे अभ्यास। अब हम अभ्यास प्रश्न जो है उसको हल करेंगे। जो पहला हमारा प्रश्न है वह है वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द हम क्या कहेंगे? क्या हम संज्ञा कहेंगे, पद कहेंगे, क्रिया कहेंगे या सर्वनाम कहेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे? हमारा उत्तर होगा ब, यानी कि पद जो होता है उसे हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, यानी कि पद परिचय तो है पर कौन सा पद परिचय? संज्ञा पद परिचय। अब संज्ञा पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। लिंग नहीं बताया जाता, वचन नहीं बताता, काल का जो है उसका वर्णन नहीं होता या संज्ञा के प्रकार का वर्णन नहीं होता। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है स, यानी कि काल की गणना नहीं की जाती। काल की गणना किसमें की जाती है? हमारे संबंधबोधक या अवयव जो होते हैं उसमें की जाती है। अब आता है हमारा पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि पद परिचय हमारे कितने प्रकार के होते हैं। क्या वह 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के? तो हमारे पद परिचय होते हैं 5 प्रकार के, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है, विशेषण है और अवयव। ये हमारे 5 प्रकार के पद परिचय हैं। फिर हमने अवयव को भी 4 उपभागों में बांटा था। अब हमारा चौथा जो प्रश्न है तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में जो तेज शब्द दिया गया है वो कौन सा पद है? क्या वह क्रिया विशेषण पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है या क्रिया पद है? तो यानी कि दौड़ना तो क्या हो गया? हमारी क्रिया है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? तेज। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा क्रिया विशेषण पद। तेज जो शब्द है वो हमारा क्रिया विशेषण पद है। अब यहाँ पर जो शब्द एक और वाक्य है, यह सुंदर खिलौना मुझे दो। इसमें जो नीचे अंडरलाइन दी गई है इसका हमें पद परिचय बताना है। तो खिलौना क्या है? संज्ञा है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर इसका विशेषण है और मुझे निजवाचक जो है वो आता है और देना एक क्रिया के रूप में आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुंदर तो क्या है? विशेषण है। यह हमारा सर्वनाम है और खिलौना संज्ञा है। मुझे निजवाचक जो है वो आता है और देना एक क्रिया है। तो साथियों आज हमने पद परिचय क्या है उसका अर्थ, परिभाषा और उसके भेद देखे। साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन साथियों तक भी पहुंचाइए जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में आपके विद्यार्थी हैं, उन तक। धन्यवाद।